एग्जाम पंचायत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, जिसमें से हम लोगों ने ब्रिटिश क्राउन के अधीन अधिनियम, फिर कंपनी के शासन के अधिनियम, ये सब सारे चीज़ जो थे उसमें काफ़ी डिटेल्स में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कैबिनेट मिशन पढ़ा और उसके बाद संविधान सभा को पढ़ा, जिसके अंतर्गत हम लोग ने देखा कि कितने सदस्य संविधान सभा में आए, कौन कहाँ से आए और महिला प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी और कौन सी महत्वपूर्ण महिला प्रतिनिधियों के बारे में भी डिटेल्स में हम लोगों ने पढ़ा। तो आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। कुछ तथ्य हैं जो मैंने पहले बोर्ड पर लिख दिया है, क्योंकि कुछ का खास नहीं, बस डाटा है, तो बस याद करने की ज़रूरी, इस कारण मैंने लिख दिया, क्योंकि जितने टाइम बचेंगे वो हमारे लिए, अभी जितना टाइम बचेंगे हम लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और इसी कारण मैंने लिख दिया है। और जो समझाने की चीज़ है मैं आपको बोर्ड पे डिटेल्स में समझाऊंगा। तो यदि क्लास स्टार्ट करते हैं, इससे पहले यदि किसी भी प्रकार की समस्या, यदि आपको जितना मैंने पढ़ा है किसी प्रकार की समस्या है कहीं से भी, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे वहाँ, और टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम पंचायत। आप वहाँ से हमसे अपना जो भी डाउट है वो हमसे पूछ सकते हैं। और रही बात डाउट सॉल्व करने की, तो मैं 24 आवर कभी मैसेज करोगे, मैं उसके आधे से 1 घंटा के अंदर में जो भी समस्या है वो मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि वीडियो आप देखते हैं तो फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि जब तक अपना फीडबैक नहीं देंगे, कमेंट के थ्रू फीडबैक नहीं देंगे, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा मुझे क्या पढ़ाना है, क्या मैं ज़्यादा डेप्थ में जा रहा हूँ या इससे मुझे कम पढ़ाना है। तो आपके कमेंट्स में बताएंगे कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। तो चलिए, हम लोग संविधान पढ़ रहे थे। तो संविधान है क्या? संविधान एक नियम कानून का संग्रह है, जिसके अंतर्गत हमारे देश का प्रशासन शासन चलता है, और जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, कि जितने भी कुछ होते हैं, सब संविधान के अंतर्गत ही होता है। तो हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, और संविधान के लिए आप लोग पता है कि हमारे कितने वीर सपूत, वीर जवान शहीद हो गए इसी संविधान के लिए, इसी दिन के लिए। तो चलिए, जो बाकी बचे थे तो हम लोग पढ़ेंगे। ये संभवतः आज ये पूरे ख़त्म हो जाएगी, नहीं यदि इसमें कुछ बच जाएंगे तो कल 15-20 मिनट में ही ये सारे मतलब फर्स्ट यूनिट हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे संविधान सभा के गठन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने किया था, तो उसके बाद सेकेंड किसने किया था, फिर 1922 में महात्मा गांधी ने किया था, तो फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है संविधान सभा की मांग, फिर बाद में एम एन रॉय के द्वारा ऑफिशियल मांग की जाती है। तो ये थी संविधान सभा की मांग थी। और एक चीज़ उसमें ये था कि जो संविधान सभा है उसके बारे में जो प्रथम विचार किनको आया था, तो वो लोग आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा, ये सर्वप्रथम संविधान सभा गठन किस देश के द्वारा किया गया, तो ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैंने पढ़ा रखा है अपने क्लास में, तो आप लोग जाइए, देखिए वीडियो और वहाँ से क्वेश्चन आंसर सर्च करके आइए और आंसर दीजिएगा। तो फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रांत से 1583 प्रांत से 389 प्रतिनिधि संविधान सभा में आते हैं, और फिर उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वो 15 थी। ये सब विभिन्न चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। और वो जो जिन प्रतिनिधियों का चुनाव होके आता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होके आता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो हम लोग देखा उसमें से 296, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्लस 4 कमिश्नरी को जोड़कर 296 पर इलेक्शन होते हैं, जिसमें से आप लोगों को पता होगा जो 296 पर जो चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस को 208 सीट मिलती है, और मुस्लिम लीग को 73 और निर्दलीय को 8 सीट मिलती है। तो ये है। और जो 208 आपको पूछ देगा क्या कांग्रेस की जो 208 सीट है वास्तव में 208 सीट है, तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें से 199 तो कांग्रेस ने जीता था, प्लस बाकी जो 9 सदस्य थे
जो कांग्रेस समर्थित सदस्य प्रतिनिधि थे, कांग्रेस समर्थित सदस्य थे। तो ये इन दोनों को मिलाकर 208 सदस्य कांग्रेस के बनते हैं। और मुस्लिम लीग के कितने बनते हैं? मुस्लिम लीग कितने बनते हैं? तो वो 73 और निर्दलीय 8 होते हैं। और ये हो गए हैं कुछ। और चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? जैसा कि मैंने बताया अभी कि 389 सदस्यों की संख्या थी। तो कितने सदस्यों में से चुनकर आए थे? तो टोटल 1583 सदस्यों में से इतने सदस्यों का चुनाव होता है। और उनमें 292 ब्रिटिश प्रांत से आते हैं, 93 देसी रियासत से। और जो देसी रियासत से जो महिला आती है वो एनी मस्करे है। ये है देसी रियासत से आती है, एनी मस्करनी आती है। तो आप लोग याद रखें, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा कि और ये किस प्रकार के चुनाव से आते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष, मैं थोड़ा हाईलाइट करता चला जा रहा हूँ। यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुन के आते हैं। और जो चुनाव की क्या तरीका थी, टेक्निक क्या थी? तो वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि हाँ चलो ये सदस्य है, ये बीजेपी को कितना मिला, कांग्रेस को कितना मिला, ये सब काउंट करके जिसके सबसे अधिक वोट होते हैं, चाहे 100 वोट किसी को आए, एक को आए, और 99 वोट किसी का, विनर 100 वाला ही होगा। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में कुछ चीज़ का स्टोरी बदल जाता है, जो कि मैं आपको राष्ट्रपति वाले चैप्टर में डिटेल्स में समझाऊंगा। तो ये हो गया। और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से आते हैं। 4 ब्रिटिश कमिश्नरी मतलब ABCD। ABCD मतलब अजमेर, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। तो ये 4 ब्रिटिश कमिश्नरी है, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। और इलेक्शन कितने सीटों पे होते हैं? तो टोटल चुनाव जो यहाँ पे चुनाव परिणाम आते हैं वो टोटल 296 सीटों पे आते हैं। तो 296 मतलब क्या? ये 292 ब्रिटिश प्रांत के आते हैं, 292 ब्रिटिश प्रांत और प्लस 4 ब्रिटिश कमिश्नरी। तो 296 पर ही इलेक्शन होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि कितने सीटों पे संविधान सभा में जो सदस्य चुनाव होती है कितने सीटों पर होती है, तो वो 296 सीटों पे होती है। बाकी 293 वो डायरेक्ट देसी रियासत से आते, जो मनोनीत होकर आते हैं। और जो महिला कौन है जो देसी रियासत से मनोनीत हो गया आती है? तो ये एनी मस्करनी। ये आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। अब चलते हैं कि विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधि में तो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जैसा कि मैंने बताया। शेड्यूल कास्ट 26 और एसटी के 33। तो आप लोग ये सिंपल है, ये क्वेश्चन उतने पूछते नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ है, महिला प्रतिनिधि के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये दोनों नहीं भी याद रखिएगा तो काम चलेगा। 15 में क्या थे? एक तो दक्षिणानी मुस्लिम महिला कौन थी? तो मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम एयाज रसूल थी मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। आप लोग ये याद रखिएगा, काफ़ी महिला थी। और दलित महिला कौन थी? तो दलित महिला आप लोग को बताना है, मैं पढ़ाया था, आप लोग को बताना है कि जो इसमें से दलित महिला कौन थी, जो एकमात्र दलित महिला थी, आप लोगों को बताना है। दूसरी बात, मैंने पढ़ाया था राजकुमारी अमृता कौर के बारे में। तो मैंने बताया था राजकुमारी का उपाधि किनके द्वारा दिया गया था? तो राजकुमारी को जो उपाधि दिया गया था, एक अमेरिका का समाचार पत्र है द न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा उनको राजकुमारी की उपाधि दी जाती। काफ़ी भी पॉइंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। और इन्होंने 2 संस्था का निर्माण किया था, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दूसरा सेंट्रल लेप्रोसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये 2 इंस्टीट्यूट का उन्होंने 2 संस्था का निर्माण किया था। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, और ये बाकी मैं आ रहा हूँ इस पर। तो देखते हैं। अब सांप्रदायिक आधार पर सदस्यों की संख्या क्या थी? तो सामान्य 213 थी। ये बस याद करने वाली चीज़ है।
मुस्लिम 79 थे और सिख 4 थे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे सिख सदस्यों की संख्या कि आपसे कुछ एग्जाम पूछ सकता है कि जब सांप्रदायिक आधार पे जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो उसमें सिख समुदाय के प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी। तो ये आप सिख समुदाय के बारे में ये हो गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संविधान में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व तो कहाँ से हुआ था। इस अक्सर क्वेश्चन बनते हैं और यदि स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से बनेंगे। अब बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसे सेट कर दे वो अलग बात है, लेकिन यदि कोई अच्छा जानकार क्वेश्चन सेट करता है तो यहीं से क्वेश्चन सेट करेंगे। और यहाँ पे अक्सर लड़का लोग बोल्ड हो जाएगा, यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे लड़का लोग बोल्ड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना बता दिया जाए, थोड़ा बस 2 है, ज़्यादा नहीं है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो मैं बता रहा था कि सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कहाँ से होती, तो सबसे अधिक सर्वाधिक प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत करने का मतलब उत्तर प्रदेश से, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से था। द्वितीय कौन सा था, तो द्वितीय मद्रास और तीसरा हमारा बिहार। तो 3 टॉप 3 में ये हो जाएंगे सबसे अधिक संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से कितने सदस्यों की संख्या आदि चुनकर आती है, तो 55 सदस्य आते हैं। मद्रास से कितने आते हैं, तो 49 आते हैं। और बिहार से कितने आते हैं, तो बिहार से 36 आते हैं। वही यदि हम रियासत की बात कर ले तो सबसे अधिक कहाँ से आते हैं, तो सबसे अधिक प्रतिनिधि किसी रियासत से आते हैं वो है मैसूर से, और दूसरा त्रावणकोर से। मैसूर से कितने सदस्य आते हैं, तो 7 सदस्य आते हैं। और त्रावणकोर से कितने आते हैं, तो 6 सदस्य आते हैं, जिसमें से एक महिला थी जिनका नाम था त्रावणकोर से, जिसका नाम था एनी मस्कर्नी। तो वो आप लोग याद रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा मैं बता दूं कि मतलब कहाँ से महिला सदस्यों की संख्या जो 15 थी वो कहाँ से चुनकर आए थे। तो मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाया है। तो उत्तर प्रदेश से 5 महिला आती हैं, उत्तर प्रदेश से 5 महिला आती है, जिसमें से एक सुचित्रा कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम अयाज रसूल। अब मैंने बेगम अयाज रसूल के बारे में बताया, वो मात्र एक मुस्लिम महिला थी जो संयुक्त प्रांत से चुनकर आई थी। तो आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है कि एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल वो कहाँ से चुनकर आई थी, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो वो उत्तर प्रदेश अर्थात संयुक्त प्रांत से चुनकर आई थी। दूसरी बात आपसे पूछ सकता है कि राजकुमारी अमृता कौर कहाँ से चुनकर आई थी। तो राजकुमारी अमृता कौर के बारे में यदि पूछ दे, क्योंकि वो पहली केंद्रीय मंत्री थी, महिला मंत्री थी, तो उनके बारे में क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो यदि आपसे पूछ दे कि राजकुमारी अमृता कौर का चुनाव कहाँ से हुआ था, किस स्टेट से, तो हो जाएगी मध्य प्रांत। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रांत से। और बिहार से मात्र एक मुस्लिम महिला वो है सरोजिनी नायडू का होता है, जो कि बिहार से होती है। उड़ीसा से एक मालती चौधरी, बंबई से एक हंसा मेहता। और पूछ दे कि देसी रियासत से चुनी गई महिला एनी बेसेंट कहाँ से, त्रावणकोर से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसे स्टार लगाते चल जा रहा हूँ, मैं स्टार लगा दिया। तो मद्रास से कितने थे, तो मद्रास से 3 दक्षिणी बेलायुध, दुर्गाबाई देशमुख, अम्मी स्वामीनाथन। और बंगाल से 2 रेणुका राय और लीला राय 2 महिला सदस्य होती है। तो ये हो गए पूरे महिला सदस्यों का डिटेल्स कि कौन महिला कहाँ से आती है। उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन भी पूछेगा तो मैं 4 गेसिंग कर रहा हूँ कौन से कहाँ से पूछ सकते हैं। तो एक सुचित्रा कृपलानी के बारे में पूछ सकता है कहाँ से, विजयलक्ष्मी पंडित, कमला चौधरी, बेगम अयाज रसूल, लीला राय, इनके बारे में। एक हो गया दक्षिणी बेलायुद्ध, और एक राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, और बस ये 1 2 4 5 जो आप महिला है। और ये तो आप लोग इसको तो आप लोग रट्टा मार ले, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमेशा दिख जाएगा। तो चलिए ये हो गए कुछ पॉइंट्स। तो अब हम लोग अपने मूल चैप्टर पे आ जाते हैं। हम लोग पिछले चैप्टर में अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था कि अंतरिम सरकार के बारे में क्या क्या चीज़ था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अंतरिम सरकार में क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि वायसराय बेवेल के कहने पे पंडित नेहरू द्वारा 1 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है, जिसको लेकर 2 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा
अंतरिम सरकार की घोषणा की जाती है, जिसके अंतर्गत 13 सदस्य अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, जिसमें बेवेल अध्यक्ष और पंडित नेहरू उपाध्यक्ष होते हैं। वही अंतरिम सरकार आखिर बनाया क्यों गया? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई सरकार का क्या कार्य होता है, वो देश को चलाता है। और उस समय जब ब्रिटिश क्राउन पीएम द्वारा भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई, जो कि कैबिनेट मिशन के द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई थी, तो उसमें कहा गया कि भारत को स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा, एक संविधान सभा होना चाहिए, और संविधान सभा की जो गठन की प्रक्रिया क्या होगी वो सब उन्होंने बताया था। तो इनके अंतर्गत यह कहा गया था कि जब उसमें एक जिक्र था अंतरिम सरकार का गठन होना था, तो अंतरिम सरकार गठन होगी तभी देश चलेगी, क्योंकि जानते हैं कोई भी देश को सरकार चलाती है, तो उस सरकार का गठन होना था। तो इस संदर्भ में 13 सदस्य एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। आपको पता होगा वही अंतरिम सरकार कार्य जब तक वो चुनाव 52 में चुनाव नहीं हो जाएंगे, 1952 में चुनाव नहीं हो जाएंगे, तब तक यही अंतरिम सरकार एज ए कैबिनेट कहिए तो चाहे सरकार की तरह कार्य करेगी, जो बाकी सभी मंत्रालय उनके देखरेख में चलेगी। तो इसमें 2 कंडीशन आते हैं। तो एक कंडीशन यह है कि जब भारतीय कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार बनाई गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं होता है, तो उसमें एक 13 सदस्य टीम बनाई जाती है। और जब मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर को उसमें शामिल हो जाती है, तो कितने सदस्य हो जाते हैं? तो उसमें हो जाते हैं मतलब 3 को हटा के 5 उसमें ऐड कर दिया जाता है, टोटल 15 सदस्य हो जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जब मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है तो कैबिनेट मिशन अंतिम सरकार में सदस्यों की संख्या क्या थी? तो वो 13 थी। और जब मुस्लिम लीग उसमें ऐड हो जाती है तब सदस्यों की संख्या क्या थी? तो 15 थी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अंतरिम सरकार। क्योंकि हम जानते हैं अंतरिम सरकार ही एज ए सरकार की तरह कार्य करेगी जब तक भारत में 1952 में चुनाव ना हो जाए, तब तक उसी प्रकार कार्य करेगी। तो चलते हैं, पढ़ते हैं अंतरिम सरकार के बारे में, डिटेल्स में पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का अंतरिम सरकार। तो शुरू करते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कैबिनेट मिशन आती है 24 मार्च 1946 को, जब कैबिनेट मिशन आती है, 24 मार्च 1946 को, तो वो क्या कहती है? जब अपना 16 मई को वो अपना एक प्रस्ताव सामने भारतीयों के सामने 16 मई 1946 को अपना प्रस्ताव भारतीयों के सामने रखते। तो उसमें क्या था? उसमें 3 बिंदु था। उसमें फिर से मैं बोला, उसमें 3 बिंदु था। इसमें एक प्रथम बिंदु था कि संविधान होगा, भारत का अपना संविधान होगा जो भारतीयों द्वारा गठित निर्माण किया जाएगा। दूसरा था अंतरिम सरकार के बारे में, अंतरिम सरकार का गठन करना था, अंतरिम सरकार का गठन करना था। और तीसरा संविधान बनाने की क्या प्रारूप तैयार करना था। तीसरा संविधान निर्माण का प्रारूप कहने का मतलब कितने सदस्य कहाँ से आएंगे, बनाने का तरीका क्या होगा, ये सब चीज़। तो इसके अंतर्गत हम लोग अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब कैबिनेट मिशन में यह चर्चा की गई
कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, तो इसको लेकर वेवेल द्वारा एक अगस्त 1946 को पंडित नेहरू को निमंत्रित किया जाता है कि आप आइए और अंतिम सरकार का गठन कीजिए। क्योंकि जो कैबिनेट मिशन आई रहती है, तो इस कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीगों के जो सपने थे, उस सपना को साकार नहीं कर पाया। वो सपना क्या था कि एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना था, एक मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण करना था। तो वो सपना साकार नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो बहिष्कार कर देते हैं। तो 1 अगस्त 1946 को क्या होता है, 1 अगस्त 1946 को वेवेल द्वारा जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है। अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है। तो भाई निमंत्रण दिया जाता है, तो वेवेल द्वारा जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है। तो भाई आपको पता ही होगा, जवाहरलाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को निमंत्रण दिया जाता है और मुस्लिम को पूछा नहीं जाता है। तो मुस्लिम लीग अंदर भी खलबली मच गई। तो वही इन्हीं सब देखते हुए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा विरोध के रूप में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। तो इन्हीं के विरोध में 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, विरोध फलस्वरूप। तो अब देखते हैं इसमें कि अंतिम सरकार का गठन करना होता है। तो अंतिम सरकार गठन के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, जिसमें टोटल पंडित नेहरू को मिलाकर 13 सदस्य होते हैं। इसमें पंडित नेहरू को मिलाकर 13 सदस्य होते हैं। अब बात भाई 13 सदस्य होते हैं, तो बेचारा क्या मुस्लिम लीग के अंदर खलबली मच गई थी, भाई हमें क्यों पूछ नहीं रहा है। तो यही सब देखते हुए 26 मतलब क्या जो वेवेल द्वारा प्रयास किया जाता है कि नहीं, क्योंकि देश में रहना है तो एक साथ रह के एकता का परिचय देना पड़ेगा। तो इन्हीं सब उद्देश्यों को पूर्ति हेतु वेवेल द्वारा प्रयास किया जाता है और इसके फलस्वरूप 26 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाता है। इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाता है। तो होता क्या है, जैसे मुस्लिम लीग शामिल हो जाता है, तो ये एक्चुअली में बात यह था कि मुस्लिम लीग के शामिल होने का कारण क्या था, क्योंकि मुस्लिम लीग को तो पूछ कोई नहीं रहा था उसको, और उसे चाहिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना था। तो किसी न किसी रूप में तो उसे विरोध करना ही था, जो अंतिम सरकार का विरोध करना ही था। तो इसलिए वो 26 अक्टूबर 1946 को अंतिम सरकार में शामिल होते हैं, जिसमें प्रमुख मतलब 5 पद दिया जाता है मुस्लिम लीग को। 3 पद को हटाकर 3 पद क्यों हटाया जाता है इसमें, तो एक सैयद अली जहीर होते हैं, सैयद अली जहीर होते हैं। दूसरा हो जाएंगे आपको शरद चंद्र बोस हो जाएंगे, दूसरा शरद चंद्र बोस, और तीसरा हो जाएंगे सर अहमद खां, सफात अहमद खां भी बोलते हैं। तो इन तीनों को हटा दिया जाता है। इन तीनों को हटाकर
5 सदस्य जोड़ दिया जाता है। तो अब टोटल सदस्य कितने हो गए? तो अब 15 सदस्य हो गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे, तो ऐसे यदि पूछे तो आप आंसर दीजिएगा उसका 15 सदस्य थे। और ऐसा क्वेश्चन पूछे कि जब मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थी तब सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसकी संख्या 13 थी। और आपसे पूछ दे कि जब मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है 26 अक्टूबर 1946 को, तब कितनी थी सदस्यों की संख्या, तो 15 हो जाएगी। तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखिएगा। चलिए, तब अंतरिम सरकार क्या थी? तो अंतरिम सरकार बनती है तो 15 सदस्य एक मंत्रिमंडल बनती है जो कि एक सरकार की तरह काम करेगी और देश के कार्यों प्रशासन पर नियंत्रण नियंत्रण करेगी और उनके देखरेख में देश आगे बढ़ेगा। तो टोटल 15 सदस्य थे, कुछ न कुछ विभाग उनको मिलेगा तभी तो कार्य होगा ना। इसलिए ये मैंने एक लिस्ट लिख दिया है, क्योंकि यदि मैं एक एक करके क्योंकि बस याद करने की चीज़ें हैं, मैं सबको लिखना स्टार्ट करूँ तो काफ़ी टाइम ख़त्म हो जाएंगे लिखने में, और इसलिए मैंने पहले ही से लिख दिया। तो इसमें देखते हैं कौन सा पद किनको मिला। तो अध्यक्ष पद वेवेल को मिलता है, और वही अध्यक्ष पद अभी के वर्तमान के राष्ट्रपति के बराबर इक्विवेलेंट है। तो वेवेल, और ये तो राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट, जो वर्तमान के राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट है, राष्ट्रपति के, जो कि नाम मात्र का कार्यकारी सदस्य होगा, नाम मात्र की शक्ति होगी, और पूर्ण शक्ति उपाध्यक्ष को होगी जो कि वर्तमान पीएम के बराबर होंगे। तो नाम मात्र की शक्ति अध्यक्ष को और अधिकांश शक्ति किनको मिलेगा, तो उपाध्यक्ष को। तो यदि आपसे पूछ दे कि अंतरिम सरकार का पीएम कौन था, तो पीएम कोई नहीं था, उपाध्यक्ष था। और जो प्रधानमंत्री का जो पद का सृजन जब संविधान बन जाती है उसके बाद से शुरू होता है। तो उपाध्यक्ष कौन थे, तो वेवेल थे, और अध्यक्ष वेवेल थे और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और गृह सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे, तो वो थे सरदार पटेल थे। उद्योग आपूर्ति मंत्री जॉन मैथाई थे। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालाचारी, कार्मिक मंत्री CS भावा, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, रेलवे एवं परिवहन मंत्री अरुणा आसफ अली थे। मतलब ये जगजीवन राम। आप इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। रक्षा मंत्री, इनको याद रखिएगा, जो मैं टिक मार रहा हूं आप उनको याद रखिएगा। और ये दो हो गए हैं, शिक्षा मंत्री CS भावा, राजेंद्र प्रसाद, और एक होंगे राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर खाद्य कृषि मंत्री जो बनते हैं वो राजेंद्र प्रसाद। और ये 5 मुस्लिम लीग के, ये 5 सदस्य जो मुस्लिम लीग के थे, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। तो मुस्लिम लीग में कौन कौन थे, तो लियाकत अली खां थे जो बाद में पीएम बनेंगे पाकिस्तान के। वाणिज्य कौन होंगे, IAS चंडीगढ़ हो गए। संचार कौन थे, तो अब्दुल रब निस्तार हो जाएंगे। विधि को कौन हो जाएंगे, जोगिंद्रनाथ मंडल हो जाएंगे। और स्वास्थ्य और गजनीफर अली खां, ये हो जाएंगे। तो ये 5 आप लोग याद रखिएगा। एनी हाउ इसको 5 तो रट्टा मार लीजिएगा, और बाकी ये 3 ध्यान रखिएगा, बाकी सब तो कुछ है नहीं। तो आप लोग इसको चलिए नोट कीजिए फटाफट। तो अभी तक मैंने पढ़ाया कि कैबिनेट मिशन आती है 24 मार्च 1946 को, 16 मई को अपना रिपोर्ट पेश करती है, अपना वो रखती है भारतीयों के सामने। 16 मई 1946 को प्रस्तुत करती है। इसमें क्या थी कि संविधान सभा गठन करना था, संविधान निर्माण हेतु योजना प्रस्तुत करना था, योजना प्रारूप प्रस्तुत करना था। इस सब को लेकर अंतरिम सरकार का गठन होता है इसमें। और बाद में चल के मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाती है। तो चलिए आप लोग इसे फटाफट नोट कर लीजिए। इसमें और एक चीज़, अब इसमें एक चीज़ मैंने जब स्टार्टिंग में जो संविधान सभा पढ़ाया था उसमें एक चीज़ छूट गई थी। तो वो क्या छूट गई थी, ये एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि क्या छूट गई थी। संविधान सभा के सदस्य नहीं, मतलब महात्मा गांधी एवं जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
तो चलिए ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पीछे छूट गया था और याद आया। और जिन्ना साहब के बारे में जब पाकिस्तान बढ़ जाती है, जब उनकी अंतिम स्थिति के बारे में जैसा हम लोग पढ़ने का मिलता है, सुनने को मिलता है, जो आप सोचिए पाकिस्तान के निर्माता, उनकी अंतिम स्थिति इतनी घटिया होती है। आप लोग बीबीसी का एक सुनिएगा जिन्ना का अंतिम दिन के बारे में, उनमें जिन्ना के बारे में बताया गया उनके अंतिम जब वो मर गए हैं, क्या अंतिम में क्या स्थिति था, कोई पूछने वाला नहीं था उनको। सोचिए कि पाकिस्तान निर्माता को कोई पूछने वाला, तो यह है पाकिस्तान का चरित्र। तो आप लोग सुनिएगा बीबीसी का आर्टिकल है, सुनिएगा, उसमें जिन्ना के बारे में बताया अंतिम स्थिति उसका क्या है। तो चलिए आप लोग इसको फिलहाल अब फटाफट नोट कीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा का बैठक। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का बैठक, प्रथम बैठक कब हुआ, द्वितीय बैठक कब हुआ, प्रथम बैठक में क्या हुआ, द्वितीय बैठक में क्या हुआ। तो ये सब चीज़, सारे तथ्यों को हम लोग पढ़ेंगे। तो अब आप लोग बताना चाहेंगे जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है वो कब होती है, वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो कहाँ होती है, तो दिल्ली में होते हैं। दिल्ली के कहाँ के होते हैं, कहाँ होती है दिल्ली में, तो सेंट्रल हॉल में प्रथम बैठक होती है। तो कितने बजे होती है, तो 11 बजे दिन में होती है। और उसमें कितने सदस्य शामिल होते हैं, तो उसमें 207 सदस्य शामिल होते हैं। कहीं कहीं आपको 208 भी मिल जाएगा और 211 भी मिल जाएगा। कोई क्लियर उसमें नहीं है कि कितने सदस्य उसमें शामिल हुए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। कहीं जहाँ आप मैं तीनों सदस्यों को उपस्थित सदस्यों की संख्या को मैं लिखवा दूंगा, आप लोग देख लेना, वो ऑप्शन के हिसाब से यदि पूछ दे एग्जाम। वैसे तो ऐसा कंट्राडिक्शन वाले क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से पूछा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान सभा का बैठक। हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी प्रथम बैठक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम बैठक। प्रथम बैठक कब होता है, तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रथम बैठक कब होता है, तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। तो कहाँ होता है, दिल्ली में होता है। दिल्ली में है। दिल्ली का कौन सा, सेंट्रल हॉल में, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में होता है। तो पहले मैंने क्या बोला कि प्रथम बैठक कब होता है, तो प्रथम 9 दिसंबर 1946 को होता है। कहाँ होता है, दिल्ली में होता है। दिल्ली कहाँ, दिल्ली सेंट्रल हॉल में होता है। ठीक है। और इसमें कितने सदस्य शामिल होते हैं, तो सेंट्रल हॉल में जो बैठक होता है तो उसमें कितने सदस्य, तो कहीं पर आपको 207 सदस्य दिख जाएंगे, कहीं कहीं बुक पे 208 सदस्य दिख जाएंगे, और कहीं पे 211 सदस्य भी देखने को मिल जाएंगे। 211 सदस्य देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से टिक मारिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा नहीं है। तो मैंने बताया कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती, क्योंकि यहाँ से प्रथम बैठक, क्योंकि यहाँ से अब हमारे महान संविधान का निर्माण चालू हो जाए। वही संविधान जिससे हमारा पूरा राष्ट्र चलता है, पूरा प्रशासनिक कार्य जितने भी चीज़ है वो नियंत्रित होता है। इस कार्य का शुरुआत का प्रथम दिन है। मतलब सोचिए कितना इम्पोर्टेंट दिन हुआ उस, और कितना अच्छा दिन होगा वो दिन हम भारतीयों के लिए कि हमारे संविधान का निर्माण स्टार्ट हो गया है, वो भी भारतीयों के द्वारा, जिसके लिए पता नहीं हमारे कितने वीर जवान, वो तो हम लोग कुछ जानते हैं, और कितने ऐसे हमारे वीर जवान हैं जिनके बारे में आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला, कोई डिटेल्स नहीं है उनके बारे में। वैसे वीर मतलब भारत माँ के सपूत अपने जान गंवा दी, तब जाकर यह दिन देखने को मिला। सोचिए कितना महत्वपूर्ण दिन है हम लोग के लिए 9 दिसंबर 1946। वैसे तो हम लोग 15 अगस्त 1946 15 अगस्त को मानते हैं, लेकिन
हम लोग को यदि वास्तविक माना जाए तो 9 दिसंबर 1946 का दिन, जिस दिन हमारे देश का भाग्य निर्धारण शुरू हो चुका था, ऐसा दिन था। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें जो पहली बैठक होती है उसमें प्रमुख बातें क्या थी। तो इसमें जो प्रमुख बातें थी तो ये था कि एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो आप लोग वो कौन थे, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। सिन्हा जी थे जो सबसे वयोवृद्ध थे उस संविधान सभा के जितने मेंबर थे, सबसे ज़्यादा वयोवृद्ध ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये आप लोग कभी आपने सोचा कि ये अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया। यदि जो प्रथम बैठक थी, तो जैसा कि जब दूसरी बैठक होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, तो पहली बार में ही अस्थायी अध्यक्ष बना देना चाहिए था, तो क्यों नहीं बनाया। कभी आपने सोचा इसके बारे में, जो पहली बैठक होती है अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थायी क्यों नहीं बनाया। तो इसका कारण है कि जो अस्थायी अध्यक्ष बनाने की जो परंपरा थी वो कहाँ से लिया गया था, तो वो फ्रांस से लिया गया था। आप लोग याद रखिएगा, वो फ्रांस से लिया गया था, फ्रांस से लिया गया था। और किसके कहने पर अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, तो वो चुना जाता है आचार्य जेबी कृपलानी के सुझाव, आचार्य जेबी कृपलानी के सुझाव पर ये चुना जाता है। तो आचार्य जेबी कृपलानी के सुझाव पे। तो एक इम्पोर्टेंट बात यह हो गई कि अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है, और कहाँ ये अस्थायी अध्यक्ष की जो परंपरा थी कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस से। और इसका सुझाव किनके द्वारा दिया गया, तो आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा दिया गया। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात यह हो गई कि इस प्रथम बैठक का दूसरी पॉइंट इसमें यह हो गई कि प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया जाता है। तो मैंने बताया कि जो पहली बैठक होती है उसमें मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया जाता है। और तीसरी बात, तो ये बहिष्कार करने का क्या कारण था, ये बहिष्कार करने का क्या कारण था मुस्लिम लीग द्वारा। मैंने पहले ही बताया था कि वो अंतरिम सरकार में है, इसलिए अंतरिम सरकार में वो इसलिए अपने आप को मतलब कि शामिल होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको विरोध करना था, वो विरोध का तरीका खोज रहे थे। इसी कारण आपको पता होगा कि 16 अगस्त 1946 को वो प्रत्यक्ष कार्रवाई विरोध में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे। अब इसके बाद देखिएगा देश में बहुत सारे इनके कारण ये लोग बहुत ज़्यादा दंगा, सांप्रदायिक दंगा फसाद करवाएंगे और अंततः मजबूर होके भारत का बंटवारा करना। ये इतने घटिया होते हैं ये लोग मुस्लिम लीग वाले कि अलग राष्ट्र के लिए भाई क्यों ऐसा क्यों करना था, कोई तुक नहीं था। आज भारत अखंड भारत रहता तो आज तो दोनों देश की स्थिति कहीं और, आज की जो वर्तमान की स्थिति कहीं कुछ और होती। लेकिन चलिए वो खास जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से तो ये तो आप लोग इसको नोट कीजिए। और इसमें हाँ एक और पॉइंट इसमें छूट गया है कि इसमें उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, तो अध्यक्ष ये बनते हैं। और तीसरा में उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, तो एस.सी. मुखर्जी ये उपाध्यक्ष होते हैं। तो आप लोग उसको फटाफट नोट कीजिए। तब तक मैं द्वितीय बैठक के बारे में कुछ आप लोगों को बता दूं। तो द्वितीय बैठक कब होती है, तो द्वितीय बैठक कब होती है, तो वो होती है 11/1946 को होती है।
तो इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य बात, तो इसमें बस दो मुख्य बात, एक यह होती है इस मुख्य बात कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और दूसरा इसमें क्या है, दूसरा कि बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है, जो कि जब से संविधान निर्माण प्रक्रिया होगी तो वो अपना विचार सलाह देने का काम करेंगे। तो ये हो गई। और तीसरा हो गया, तीसरा बैठक कब होता है, तो 13 दिसंबर 1946 को थर्ड बैठक होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। जो किनके द्वारा किया जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव दिया जाएगा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव कब जब दिया जाएगा संविधान सभा, तो पास कब होगा, तो यह 22 जून 1947 को पास कर दिया जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, तो वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो आज का वर्तमान प्रस्तावना है, वही उद्देश्य प्रस्ताव है। वही प्रस्तावना जो हमारे संविधान की आत्मा है, जो जिससे हमारे संविधान की झलक मिलती है, वो वही उद्देश्य प्रस्ताव है। तो चलिए आप लोग सबको इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। तब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद माउंटबेटन योजना स्टार्ट करेंगे। एक मिनट तब तक आप लोग उसको नोट कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना आने का क्या कारण था, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे माउंटबेटन योजना। तो आप लोगों को पता होगा कि बेवेल के बाद कौन वायसराय बन के आते हैं भारत में, चलिए। तो बेवेल के बाद 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत में आते हैं। क्या बन के आते हैं, तो वायसराय बन के आते हैं। तो जब वो भारत आए तो स्थिति काफ़ी मतलब क्या, वो जो समझते थे कि जो भारत की स्थिति होगी, लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत था। वेवेल साहब तो काफ़ी बढ़िया वायसराय, यदि माना जाए तो अभी तक का सबसे बढ़िया वायसराय में से एक हम वेवेल को मानते हैं, जो मेरा कोई ओपिनियन माना जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। लेकिन यहाँ पे माउंटबेटन साहब आएंगे, तो यदि वेवेल साहब रहते हैं तो जो अभी का जो परिदृश्य है वो कुछ और आता। लेकिन माउंटबेटन साहब कब आते हैं, तो वेवेल के स्थान पे वायसराय बन के कौन आते हैं, वायसराय बन के आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। कब आते हैं, वायसराय बन के 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन आते हैं। तो जब ये वायसराय बन के आते हैं, तो यहाँ पर आप जैसा कि मैंने पढ़ाया कि अंतरिम सरकार में, कि जब बेवेल के द्वारा 1 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है, तो इसको लेकर क्या बोले, मुस्लिम लीग में काफ़ी असंतोष पैदा हो जाती है। वो जगह जगह विद्रोह करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप 16 अगस्त 1946 को वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाते हैं, और हर जगह सांप्रदायिकता के आधार पर दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर
माउंटबेटन साहब वो अधिक ब्रिटेन गए, और जब ब्रिटेन से आए तो वहाँ तो वो एक क्या कहते हैं, एक मतलब एक योजना लेकर आए, एक प्रस्ताव लेकर आए। तो उसमें क्या था माउंटबेटन योजना में, तो यदि माउंटबेटन क्या था, तो वो एक तरह से कहा जाए भारत पाकिस्तान बंटवारे का यह योजना है, सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की योजना है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, माउंटबेटन योजना को हम लोग क्या दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो 3 जून योजना भी इसको बोलते हैं, 3 जून की योजना भी बोलते हैं। दूसरा मन बटन योजना भी बोलते हैं, मन बटन योजना भी इसको बोलते हैं। और तीसरा बाल्कन योजना भी इसको बोलते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि बेबल वायसराय बन के आते हैं, और बेबल की जगह माउंटबेटन वायसराय बन के आते हैं, और जिसको हम 3 जून की योजना, भारत के विभाजन का जो ये सब चीज़ था जो इस योजना में था। तो इस योजना में क्या था, तो इसमें था कि सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन करना था। तो इस योजना का मेन कार्य क्या था कि सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन करना था। तो इस विभाजन का भाई विभाजन और विरोध भी होगा ना, तो विरोध कौन करते हैं, तो विरोध के द्वारा किया जाता है, तो महात्मा गांधी द्वारा और अबुल कलाम आजाद द्वारा, अबुल कलाम आजाद द्वारा। तो आज हम लोग यही तरह देंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग माउंटबेटन योजना को डिटेल में पढ़ेंगे, और उसमें बाद हम देखेंगे कि कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा जाता है, मतलब देश विभाजन का प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव कौन रखते हैं, तो जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत द्वारा क्या मतलब वो प्रस्ताव रखा जाता है, जिसपे वो लोग मतलब कांग्रेस के द्वारा वो समर्थन दिया जाता है, और उसमें भी देखिएगा कौन विरोध करता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और कल संभवतः यह यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, एमसीक्यू करते रहें। जब तक, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब तक आप एमसीक्यू नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन बनाने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगी, क्योंकि आपको एमसीक्यू आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी, और जितना अधिक करोगे उतना अच्छा। एक बुक को 10 बार बना जाओ आप, 10 बुक बनाने की जरूरी नहीं है, एक बुक को 10 बार बना जाओ। कोई स्टैंडर्ड बुक हो वो 10 बार आप बना जाओ। तो कैसा लगा आपको, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और किसी प्रकार का यदि कोई, फिर से बोल रहा हूँ, किसी प्रकार यदि कोई समस्या आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पंचायत पे आप पूछ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, एग्जाम पंचायत नाम से लाइक कर सकते हैं। तो चलिए, रहने देते आज क्लास इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कल से जो हम लोग जो मेरा प्रोग्राम है मिशन 60 डेज कल से स्टार्ट हो जाएगा। कल से स्टार्ट हो जाएगा मिशन 60 डेज। तो आप लोग रेडी रहिए कल से पढ़ने के लिए। और 60 डेज मतलब क्या, जुलाई तक आपके सारे सिलेबस ख़त्म हो जाएंगे। तो एक टारगेट है कि जुलाई लास्ट तक सारी चीज़ को ख़त्म कर देना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बिना आपके सपोर्ट का कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए, रहने देते आज क्लास इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।